वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 28 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला जम्मू कश्मीर एवं परिसीमन आयोग के बारे में, राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ईस्टर्न मेडिटेरियन के बारे में। पहला टॉपिक है जम्मू कश्मीर और परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में। दरअसल यह मुद्दा तब उठा जब 24 जून को भारतीय प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के जो गुपकार अलायंस है जो कि बनाया गया था वहाँ के 8 दलों यानी कि जम्मू कश्मीर के 8 दलों के द्वारा, तो इसके 14 नेता 24 जून को भारतीय प्रधानमंत्री से मिले और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात की। हालांकि इसमें कई सारी बातें हुई होंगी, लेकिन जो बातें सामने आई वो हम जानते हैं। इसमें आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत हुआ क्या है, वहाँ आर्टिकल 370 और 35A को क्या हो ख़त्म कर दिया गया था, है ना। या और उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया कि जो पूरा J&K है उसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला है लद्दाख और दूसरा है J&K। लद्दाख को भी यूटी बनाया गया यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन लद्दाख जो है वहाँ पर विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है। तो ये जो विधानसभा का प्रावधान है तो 5 अगस्त 2019 और आज जो है जून 2021 है, यानी कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वहाँ पर विधानसभा का गठन नहीं किया गया। इसीलिए जो विधानसभा है उसे गठित करने के लिए यहाँ पर बातें की गई। इस अलायंस जो बैठक हुई 24 जून को भारतीय प्रधानमंत्री और अलायंस के बीच, तो ये जो बैठक हुई अब उसके बारे में आपने जाना कि यहाँ पर किस बात हुई, यानी कि विधानसभा किस प्रकार से गठित किया जाए। लेकिन अब चूँकि विधानसभा गठित की जाएगी तो वहाँ पर सीटों की बात आ गई है ना। तो सीटों की बात आ गई तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। दरअसल वर्ष 1994 में जब वहाँ पे परिसीमन किया गया था जम्मू कश्मीर में, तब वहाँ सीटों की संख्या जो है विधानसभा की 76 से बढ़ा करके 87 कर दी गई थी। जैसे कि जो जम्मू वाला क्षेत्र है वहाँ 32 से बढ़ाकर 37, कश्मीर वाले रीजन में 42 से बढ़ाकर 46, लद्दाख वाले में 2 से बढ़ाकर 4 की गई थी, ये देखिएगा, और टोटल हो जाते हैं 87। हालांकि वहाँ जो है विधानसभा में सीटों की संख्या निर्धारित है 111 टोटल, लेकिन 24 जो सीट है वहाँ पर अब तक चुनाव नहीं कराया गया, यानी कि यहाँ जो है 24 सीट वो वैकेंट रह जाते हैं हर वर्ष, मतलब हर 5 वर्ष पे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है 24 सीट वाला ये POK में आता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ पर अब तक जो है कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि इस पर अब तक विवाद है। लेकिन भारत सरकार अभी भी सीटों को निर्धारित किए रहती है। तो आपने जाना कि ये जो 87 सीट है, तो हुआ क्या, दरअसल ये जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया 2019 को, तो इसमें जो है यूटी बना दिया गया। आपको पता है कि यूटी कौन कौन, J&K और लद्दाख। तो लद्दाख जब यूटी बनाया गया तो यहाँ तो विधानसभा है नहीं, तो यहाँ की जो 4 सीटें हैं ये देखिए 2 से 4 जो किया गया था कब, 1994-95 में, तो ये तो सीटें ख़त्म हो गई ना। तो 87 में से अगर -4 करेंगे तो कितने बचेंगे, 83। तो ये जो है 83 सीटें अब बची है जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्र में, इन 2 क्षेत्रों में। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चुनाव कराया जाएगा, यानी कि इन 83 सीटों पर, या फिर इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे उसी के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और परिसीमन आयोग 2002 के तहत एक आयोग का गठन किया गया रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जिसका काम क्या है कि ये जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर सीटों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी उसे तय करना है। अभी जो है रंजना प्रकाश देसाई जो कमेटी है उसे 1 वर्ष का और विस्तार दिया गया, यानी उसे 1 वर्ष का और समय दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो आपको बता दिया है कि 83 कर दिया गया। तो ये देखिए जो रंजना प्रकाश देसाई, इसे बनाया गया था 6 मार्च 2020 को। हालांकि रंजना प्रकाश देसाई को मुख्यतः जम्मू कश्मीर को दिया गया है, यानी कि वहाँ सीटें निर्धारित करने के लिए, लेकिन इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर,
यहाँ भी इनको सीटों की जो संख्या है विधानसभा की उसे निर्धारित करना है। तो चलिए अब जानते हैं जो परिसीमन आयोग है उसके बारे में। ये जो परिसीमन आयोग है इसे बनाया था भारत सरकार के द्वारा, और इसे अन्य नाम से जानते हैं जैसे कि डेलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। इसे बनाया जाता है परिसीमन अधिनियम के तहत इसे बनाया था। अब तक जो है 4 बार बनाया जा चुका है और अंतिम बार इसे 2002 में बनाया गया था। तब इसे जो सीटें निर्धारित करनी थी वो 2001 के जनगणना के आधार पर, और ये जो 2001 के जनगणना के आधार पर जो सीटें निर्धारित की गई थी उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। यानी कि 2000 ये जो 2002 वाली जो डेलिमिटेशन कमीशन थी उसके जो प्रावधान है उसे अब तक लागू नहीं किया गया। कैसे, उसे भी हम देखेंगे। पहले ये जान लीजिए जो इसका मुख्य काम क्या होता है। ये जो परिसीमन आयोग, इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो लोकसभा है और राज्यों की जो विधानसभा है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके जो सीटें हैं उसको किस प्रकार से होनी चाहिए निर्धारित करनी चाहिए। ये जो परिसीमन आयोग है यह काफ़ी पावरफुल होती है, यानी कि यह एक तो शक्तिशाली है, ऊपर से यह स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र निकाय है, और इसके किसी भी निर्णय को किसी भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार इसने जो कह दिया तो मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके जो पेपर्स होते हैं उसको असेंबली में रखा जा सकता है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। बात करते हैं इसके इतिहास की, तो पहली बार बनाया गया था परिसीमन आयोग को वर्ष 1952 में, जब हमारे देश में चुनाव होने वाला था। तब उस समय के जो अध्यक्ष थे कौन थे, एन चंद्रशेखर अय्यर, पहला आप याद रखिएगा। दूसरा 1963 में तब बनाने की बात की, मतलब ये जो बनाया गया जब उस समय ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है वहाँ पर सीटों को निर्धारित करना था, क्योंकि उसी समय इनका ये जो विभाजन किया गया था गुजरात और महाराष्ट्र का। तीसरा जो है बनाया गया था वर्ष 1973 में, ये जे.एल. कपूर की अध्यक्षता में बनाया गया था। और चौथा जो है वर्ष 2002 में, जो कि कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। लेकिन इसमें लोकसभा के सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। आप यहाँ सीटों को देखिए, ये जब पहला बनाया गया था तब लोकसभा की सीटें कितनी थी, 494 सीट, लेकिन असेंबली की कोई सीमा नहीं तय की गई थी, क्योंकि उस समय देश में एक ही साथ चुनाव हो रहा था, तो उस समय उतनी सीमा इसकी तय नहीं की गई। इसके बाद 522 सीटें निर्धारित की गई, कब, दूसरे परिसीमन आयोग, और असेंबली में 3771, यानी कि जो टोटल देश में जो असेंबली होते हैं उनके सीटों की संख्या की बात की जा रही है। तीसरा जो है 543, यानी 1973 वाला, और ये देखिए 543 ही रखा गया 2002 में भी, ये जो 2002 का जो अधिनियम है उसमें, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 543 और 543। ये जो लोकसभा की जो सीटें हैं दरअसल यह 1971 की जनगणना के आधार पर ही है, यानी कि जो 1973 में जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था उसी के द्वारा जो 1971 का सेंसस, यानी कि 1971 के जनगणना के आधार पर जो लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई उसे 2026 तक तय कर दिया गया। इनकी उसे अब ना तो बढ़ाया जाएगा ना कम किया जाएगा, यानी कि जो 543 है, 543 सीटें हैं, इसे अब 2026 तक बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जो सेंसस है यानी कि जो सीटें हैं 543, इसे और भी मजबूत करने के लिए ताकि कोई सरकार बदलाव न कर दे, इसके लिए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया। कब, 2002 में, और ये जो है 2026 तक 543 जो सीट है उसे तय कर दिया गया है, यानी कि अब इसमें बदलाव नहीं होंगे 2026 तक। लेकिन ये जो रंजना प्रकाश देसाई है वह आयोग नहीं बल्कि एक ये जो है कमेटी है, क्या बोल दिया,
जिसे जम्मू कश्मीर और 4 अन्य राज्यों में जो सीटें हैं उसको निर्धारित करने की बात की गई है। ये जो जम्मू कश्मीर है वहाँ तो सीटें निर्धारित कर दी जाएगी इस समिति के द्वारा, लेकिन 2026 के बाद क्या होगा? 2026 के बाद यानी कि जो 2028 में लोकसभा 2029 में 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे तो वो तो 1971 की जनगणना पर आधारित नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 2026 में खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो तीसरे परिसीमन आयोग के द्वारा तय किया गया था कि 2026 तक जो है ये जो सीटें होती है लोकसभा की वह कितनी होगी? 543। लेकिन 2029 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के उसमें तो ये खत्म हो जाएंगे, यानी कि 2026 से पहले या 2026 के बाद लगभग 2029 से पहले ही कोई और परिसीमन आयोग जो है वो गठित किया जाएगा, क्योंकि ये जो सीटें हैं वो बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि नई जो संसद भवन है और सेंट्रल विस्टा को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो 1971 की जनगणना है उसके बाद देश की जनगणना ये जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ी है। 2011 में आपको भी पता है काफ़ी जनसंख्या बढ़ी है। तो आपने देखा होगा ये जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि वित्त आयोग, इसने भी 2011 की जनगणना को अपने संज्ञान में लिया था। तो हो सकता है कि ये जो परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसमें 2011 के जनगणना को ही इसमें जो शामिल किया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा और उसी के आधार पर ये जो सीटों की संख्या है उसे निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो सीटों की संख्या होती है वो निश्चित है वह बढ़ेगी। तो आपने जाना परिसीमन आयोग के बारे में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में। और हम जानते हैं दूसरे टॉपिक राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। दरअसल कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट उत्तराखंड के सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो उत्तराखंड के जो सरकार है उसने इन दोनों पार्कों को, राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क, दोनों को अब साल भर यानी कि वर्ष भर खोलने की इजाज़त दे दी है। दरअसल ये जो है राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क, इन दोनों को 30 जून से लेकर के नवंबर तक यानी कि मध्य नवंबर तक बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ये जो सीज़न है कौन सा है? ये मानसून सीज़न होता है, जिसमें नदियाँ तो उसकी जो जलस्तर तो बढ़ ही जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है जैसे कि हाथी और टाइगर आदि सब एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर इस समय लोगों को घूमने दिया जाएगा तो यहाँ पर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है, यानी कि मानव पशु संघर्ष देखा जा सकता है। इसलिए ये जो 30 जून से लेकर के मध्य नवंबर तक इसे प्रतिवर्ष बंद करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब जो है सरकार के द्वारा इस नियम में बदलाव कर दिया गया है और अब जो है इस नियम को ख़त्म करके बोला गया कि साल भर ये खोला जाएगा। ये तो हुई। दूसरा है एक क्रुएल्टी के लिए, यानी कि ये जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस समय जो है जानवरों के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा किया जा सकता है ये पर्यटकों के द्वारा। चलिए जानते हैं राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। ये जो राजाजी नेशनल पार्क है यह उत्तराखंड के 3 जिलों में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये जो है 1983 में नेशनल पार्क बनाया गया था। दरअसल इससे पहले ये 3 छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे। कौन कौन? चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी। चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी, इन तीनों को मिलाकर के 1983 में नेशनल पार्क बनाया गया, राजाजी नेशनल पार्क। ये जो राजाजी है दरअसल हमारे जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी उनके नाम से रखा गया था। ये जो राजाजी नेशनल पार्क है यह उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व भी है, जिसे 2015 में जब कुद्रेमुख को 47वां और राजाजी को 48वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये जो राजाजी है यहीं पर हमारी गंगा नदी जो है वह प्रवाहित होती है यहाँ से होकर के। दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, जिसे बनाया गया था वर्ष 1936 में और उसमें इसका नाम था हैले नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पर जो संकटग्रस्त बंगाल टाइगर थे उनको यहाँ पे संरक्षित करने की बात की गई थी।
क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बंगाल टाइगर जो है उसको संरक्षित करने की जो प्रयास किए गए थे, इसीलिए जब वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, तब सबसे पहले जो लॉन्च किया गया तो इसी नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरुआत की गई और देश का ये पहला टाइगर रिजर्व भी बना। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ बहती है जैसे कि रामगंगा, इस पर यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछ लिया गया। ये जो है इसके पश्चिम में बहती है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं किसकी? रामगंगा की, जैसे कि सोना नदी, सोन नहीं बल्कि सोना नदी, उसके बाद पलायन और मंडल, और जो एक और नदी है जो हमारे बिहार में भी होकर गुजरती है, और यहाँ देखिए कौन है? रिवर कोसी, क्योंकि यहाँ पे आप मैप देखिए, यहाँ पे बहती है कौन? जिम कॉर्बेट। ये जो जिम कॉर्बेट है यहाँ पर, और यहीं से एक तो हुई आपकी रामगंगा जो इस तरह से, और दूसरा यहाँ जो नेपाल वाला क्षेत्र है इस तरह से, ये नेपाल। तो ये जो कोसी वाला क्षेत्र है इस तरह से होकर के गुजरती है, यानी कि कोसी वाले रीजन में भी। और ये तो हुआ आपका नैनीताल में कौन? कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दूसरा है कौन? राजाजी नेशनल पार्क, जो कि हरिद्वार के पास यहाँ से, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून वाले क्षेत्र में, यानी कि 3 क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। और ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट, यहाँ पे नैनीताल में। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और लॉ एंड जस्टिस जो कानून मंत्री हैं यानी कि रविशंकर, उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन पर ट्विटर के द्वारा आरोप लगाया गया कि आपने जो है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी कि DMCA का उल्लंघन किया है। ये जो DMCA एक्ट है इसे वर्ष 1996 में साइन किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं WIPO, उसके तहत। दरअसल ये इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि ये जो है एक्ट लाया गया था 1996 में जो साइन किया गया था, तो इसमें जो प्रावधान किया गया था कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं यानी कि जो बौद्धिक संपदाएं होती है उसके चोरी को किस प्रकार से रोका जाए, इसीलिए वर्ष 1996 में एक ट्रीटी की गई थी। इसके साथ एक अन्य ट्रीटी की गई थी, पहला तो यह है WIPO कॉपीराइट ट्रीटी और दूसरा है WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ ट्रीटी, जिसका उद्देश्य था कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं यानी कि बौद्धिक संपदाएं होती है उसे रोकना। तो इन पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जो है कुछ न्यूज़ क्लिप को अपने ट्विटर अकाउंट से क्या किया? शेयर किया। तो एक प्रकार से ये जो न्यूज़ क्लिप होते हैं वह कॉपीराइट के तहत आ गए थे, यानी कि ये जो है न्यूज़ इनके द्वारा ना बनाई गई थी बल्कि किसी न्यूज़ एजेंसी के द्वारा बनाई गई थी, और उसके ये जो वीडियो है उसे इन्होंने शेयर किया था। हालांकि बाद में इन्होंने बतलाया रविशंकर प्रसाद जी ने कि हमने ऐसी कोई भी काम नहीं किया है और हमें कोई भी अब तक जो है नोटिस नहीं मिला कि हमने किसी का न्यूज़ शेयर किया, यानी कि एक प्रकार से ये जो ट्विटर है इनके अकाउंट को बंद करके यह बतलाना चाहता है, क्योंकि अभी जो इशू उठा हुआ है उस कारण से। तो ये जो ट्विटर बतलाना चाहता है कि हम आपके कानून को नहीं मानते, यानी कि एक प्रकार से कानून जो है भारत के वो नहीं मानता है और वो अमेरिकी कानून को ही मानता है। तो ये जो है आपने जाना कि इनके अकाउंट को क्यों बंद कर दिया गया था और उसके बाद 1 घंटे के बाद खोल भी दिया गया था। काफ़ी विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हुआ, ऑनलाइन में आप देख सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्टर्न मेडिटेरियन के बारे में। दरअसल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और ग्रीक के जो काउंटर पार्ट यानी कि वहाँ के विदेश मंत्री के बीच बैठक हुई और उनके बीच ये जो पूर्वी भूमध्य सागर है उसके बारे में डिस्कशन हुई। ये जो क्षेत्र है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसके ईस्टर्न में कौन कौन है? साइप्रस, लीबिया, ग्रीक के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा है भूमध्य सागर, ये वाला एरिया। दरअसल ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर तुर्की को लेकर के हमेशा विवाद उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि तुर्की का कहना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो हमारा है, जबकि ग्रीक का कहना है कि UN के अनुसार ये जो है यानी कि UN का जो लॉ है उसके अनुसार कुछ क्षेत्र यहाँ पे हमारे भी हैं। दरअसल
ये जो क्षेत्र है इसलिए विवाद का जड़ बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, ये कौन सा है, हिंद महासागर, और ये देखिए अटलांटिक महासागर। अब यहाँ से जाने के लिए जो रास्ते गुजरते हैं, तो यहाँ से होकर के ये स्वेज नहर, और यहाँ से होकर कर ये जिब्राल्टर यहाँ पर, और उसके बाद ये अटलांटिक महासागर में खुलते हैं। यानी व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो भूमध्य सागर है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू के अलावा मत्स्य पालन के लिए या फिर मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तुर्की के द्वारा कहा जाता है कि ये पूरे क्षेत्र हमारे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये कौन है, ये है साइप्रस। तो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके तहत आपको पता है कि 200 नॉटिकल माइल तक क्या होते हैं कि हर देश का यहाँ पर अधिकार होता है। मान लीजिए ये जो तुर्की है तो इसके 200 नॉटिकल मील तक यहाँ तक इसके क्षेत्र हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो भी कार्य कर सकता है वो। तो बात मतलब अगर यहाँ से शिप गुजरती है इससे हो करके, तो जो भी इसे टैक्स देना होगा तो यहाँ तुर्की को भी कुछ ना कुछ देने होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए साइप्रस है। अब अगर तुर्की को देगा तो साइप्रस भी तो इसी एरिया में पड़ जाते हैं ना, तो उसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो भारत और ग्रीक के बीच इसमें कुछ आगे जो है विकास किस प्रकार से किया जाए उस पर चर्चा की गई। तो आप इसे याद रखिएगा, ये जो मेडिटेरियन सी है ये कहाँ पे है, या अफ्रीका के, यानी कि अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के एजे दक्षिण पूर्व में अवस्थित है यहाँ पे। और ये यहाँ पर जो है 2 जल संधियाँ, यहाँ पर जिब्राल्टर यहाँ पर जो पुर्तगाल और मोरक्को के बीच में है, और दूसरा जो है स्पेन और मोरक्को का। और यहाँ पर जो है ये कौन, ये है स्वेज कैनाल, जो काफ़ी चर्चा में रहा था मार्च अप्रैल के बीच में, आपको याद है। आज के कुछ जो फैक्ट होते हैं, जो छोटे कैकल्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला है, प्रधानमंत्री के द्वारा जेन गार्डन और काजेन एकेडमी को खोला गया, कहाँ पे, अहमदाबाद में। ये जो जेन गार्डन और काजेन एकेडमी दरअसल जापान से प्रभावित है, यानी कि जो जापान में जो मेडिटेशन होते हैं सेंटर वे हैं जेन गार्डन, जिसे खोला गया अहमदाबाद में। इसे आप सिर्फ फैक्ट के रूप में लीजिएगा, नोट्स ज़्यादा नहीं। उसके अलावा दूसरा है, अगले कुछ दिनों में, वर्षों में नहीं, 3 अभ्यास होने वाले हैं। पहला है कोंकण एक्सरसाइज, जो कि इंग्लैंड के जो नेवी है उसके साथ। दूसरा है वरुण एक्सरसाइज फ्रांस के बीच, और रसिया के बीच जो है इंद्र एक्सरसाइज होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, तो इसे भी हम देख लेंगे। तीसरा है साजन प्रकाश पहले ऐसे स्विमर बन गए जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं। ये जो साजन प्रकाश है, इन्होंने ये जो अचीवमेंट प्राप्त की, यानी कि जो क्वालिफाई किया है, इसके लिए इन्होंने 1 मिनट 56.38 सेकंड का ये जो समय लिया था 200 मीटर ये बटरफ्लाई जो होते हैं तैराकी, उसमें पार करने के लिए। इसका जो कट ऑफ था 1 मिनट 48 सेकंड का था। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, इसको छोड़िए आप। तो आपको याद रखना, साजन प्रकाश जो है वो पहले ऐसे स्विमर है जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं। और चौथा जो लास्ट है वो आप न्यूज़ जान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर का जो है एयरफोर्स बेस, वहाँ पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।